Hello everyone. Here I am going to start your periodic properties, and today we are going to discuss the first periodic property, that is atomic radius. So let's start. Firstly the question is, what are periodic properties? तो periodic properties को समझने से पहले मैं आपको क्वेश्चन करूँगी that what are periodic motion. आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में अच्छे से कर रखा है that what are periodic motions. अब एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, जो अर्थ है इट कैन रोटेट अबाउट द सन, राइट, इट कैन ऑल्सो रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस. और आपको पता है जब अर्थ का जो मोशन है अराउंड द, सपोज ये आपका सन है और इसके अराउंड जो अर्थ है वो रिवॉल्व कर रही है. जब वो इसके अराउंड रिवॉल्व करती है, जब उसका एक जो है सर्कल कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में वो क्या करेगी, उसके बाद में फिर से रिपीट करेगी सेम मोशन को. जब कंप्लीट हो जाएगा फिर से रिपीट करेगी. सो दैट मीन्स बेसिकली द मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम इज़ नोन एज द पीरियोडिक मोशन. तो फिर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ भी खुद को रिपीट करती हैं. द प्रॉपर्टीज़ विच रिपीट देमसेल्व्स आफ्टर अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम आर नोन एज द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़. ठीक है, तो इन प्रॉपर्टीज़ का रेपिटेशन ज़रूर होगा आफ्टर अ डेफिनेट इंटरवल. तो यहाँ पे मैंने कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं, बहुत सारी हैं. एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये यहाँ तक तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारी फर्स्ट 4 प्रॉपर्टीज़. ठीक है, तो इनको हम कंटिन्यू कर रहे हैं. आज मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस कर रही हूँ, एटॉमिक रेडियस. So we are going to start the property atomic radius, right? This is the first ever property. और अगर बेटा आपको ये प्रॉपर्टी क्लियर है ना, तो फिर समझ के चलो कि बाकी प्रॉपर्टीज़ में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि जब आप इस प्रॉपर्टी को अच्छे से कर लेते हो तो इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे आप बाकी सबको ईजीली एक्सप्लेन कर पाओगे. ठीक है, तो बाकी सबकी अंडरस्टैंडिंग डिपेंड करती है ऑन द एटॉमिक रेडियस. सो व्हाट इज़ एटॉमिक रेडियस? रेडियस क्या होता है सबको पता है, सर्कल सबने पढ़ रखा है. सर्कल का रेडियस किसको बोलते हैं ये भी पता है. तो देखो, हम एटम को एक स्फीयर कंसिडर करके चलते हैं. ये मैंने एक स्फीयर ड्रॉ करा हुआ है. ठीक है, हम एटम को एक स्फीयर कंसिडर करते हैं और उसमें जो न्यूक्लियस है हम कहते हैं कि सेंटर पे प्रेजेंट है. तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर कहीं ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं. और ये जो पर्टिकुलर मैंने शेल चूज़ करा है, इट इज़ द आउटर मोस्ट शेल, इट इज़ द वैलेंस शेल इन विच द इलेक्ट्रॉन इज़ मूविंग. यानी कि अंदर भी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन मैं सबसे बाहर वाला यहाँ पे कंसिडर कर रही हूँ. अब देखिए, अब जो सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो न्यूक्लियस से कितनी डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, ये उनके बीच में रहा डिस्टेंस. दिस डिस्टेंस इज़ नोन एज द एटॉमिक रेडियस. एटॉमिक रेडियस इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस. ठीक है, जैसे एक सर्कल का रेडियस होता है, सिमिलरली एटम का भी रेडियस होता है. और हम किसी का भी एटॉमिक साइज़ अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम रेडियस की हेल्प से पता करते हैं. जितना रेडियस होगा उसके कॉरिस्पॉन्डिंगली उसका साइज़ आ जाएगा. तो सबसे पहले क्वेश्चन आएगा, कैन वी डिटरमाइन द एटॉमिक रेडियस प्रिसाइजली? क्या हम एक एटॉमिक रेडियस को बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ, प्रिसीजन के साथ फाइंड कर सकते हैं? तो डेफिनेटली आंसर क्या होगा? नो. नाउ व्हाई दिस नो? देखिए बच्चे, यहाँ पे हमारे पास कुछ रीजंस हैं. व्हाट आर दीज रीजंस? हम क्यों नहीं एटम का जो साइज़ है वो एग्जैक्टली फाइंड कर सकते? पहली प्रॉब्लम, वी कांट लोकेट इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली. अब हमें पता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली हम एग्जैक्टली फाइंड आउट कर ही नहीं सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है क्या, उसकी वेलोसिटी क्या है, हमें कोई आइडिया नहीं है. तो अगर हमें यही नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली यहाँ पे है या फिर कहीं यहाँ पे है, ठीक है, तो हम पोजीशन कैसे फाइंड करेंगे, हम रेडियस कैसे फाइंड करेंगे? तो इसीलिए हमारा जो रेडियस का डिटर्मिनेशन है वो थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है. सेकंड, एटम्स कांट बी आइसोलेटेड. आइसोलेटेड का मतलब होता है सेपरेटेड. अब एक एटम को अलग से निकाल कर उसका रेडियस चेक करें, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं. जब भी हम एटम के साथ डील करेंगे उसके अराउंड बहुत सारे अदर एटम्स, आयन्स वगैरह बहुत सारे उसके इन्वायरमेंट में होंगे और ये इन्वायरमेंट उसको अफेक्ट ज़रूर करेगा. तो आइसोलेटेड हम अगर इस कोशिश करें कि इस एटम को पहले बाहर निकाल लें और फिर इसका फाइंड करें, तो वो तो पॉसिबल है नहीं है ना. तो इसीलिए एटम की आइसोलेशन का प्रॉब्लम हो गया. उसके बाद में
थर्ड इज़ इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन एटम। अब बेटा देखो, जब भी किसी का हम रेडियस फाइंड आउट करते हैं तो हम जिस एटम के साथ डील कर रहे हैं, मैंने अभी बताया कि उसके अराउंड और भी अदर एटम्स प्रेजेंट हो सकते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमारे एटम की डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट कर सकते हैं, तो रेडियस कहीं ना कहीं कम ज़्यादा डिटरमाइन होने की चांसेस हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि हम एटॉमिक रेडियस को एग्जैक्टली क्यों नहीं फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। हमारे पास रेडियस कितने टाइप के होते हैं? तो बच्चे देखो, मैंने अभी बताया कि जो नेबरिंग एटम्स हैं वो ज़रूर अफेक्ट करेंगे, इन्वायरमेंट बड़ा अफेक्ट करता है। अब जिस भी एटम की आप बात करें वो किसी ना किसी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा, चाहे वो कोवेलेंट बॉन्डिंग कर रहा है, चाहे आयनिक बॉन्डिंग कर रहा है, चाहे वंडर वॉल इंटरेक्शंस हैं, तो कोई भी ऐसी इंटरेक्शन या बॉन्डिंग होगी तो उस अकॉर्डिंगली एटम का जो रेडियस है वो वेरी करेगा। तो हम एटॉमिक रेडियस को 4 अलग टाइप्स में जो है रीड करते हैं, एंड ये सारी जो क्लासिफिकेशन है वो बॉन्डिंग के बेसिस पे करी हुई है। तो हमारे पास 4 रेडियस हैं, कोवेलेंट रेडियस, वंडर वॉल रेडियस, मेटेलिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस। सो 1 बाय 1 हम सबको डिस्कस कर रहे हैं। ओके, हाँ जी, हियर इज़ द फर्स्ट रेडियस विच इज़ कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस सिंपल सी बात है, 2 एटम्स हैं, दोनों ने कोवेलेंट बॉन्डिंग कर रखी है। कोवेलेंट बॉन्डिंग मीन्स शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अगर इलेक्ट्रॉन शेयर करे हैं तो डेफिनेटली दोनों ने एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके ही शेयरिंग करी होगी, है ना। और आपको पता है जब 2 एटम्स ओवरलैप कर जाएंगे तो आप उनका रेडियस कैसे फाइंड करोगे? आप क्या करते हो, आप दोनों के सेंटर देख लेते हो, दोनों के न्यूक्लियस कहाँ पे लोकेटेड है, और उनके न्यूक्लियस में जितना भी डिस्टेंस होगा उसको हम लोग बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को आपने क्या करना है, 2 के साथ डिवाइड कर देना है, एग्जैक्टली हाफ कर देना है, और वो जो हाफ होगा दैट विल बी द कोवेलेंट रेडियस। सो इट इज़ हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द 2 कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स। क्लियर हो गया? तो कोवेलेंट रेडियस हमने ऐसे फाइंड कर लिया, 2 एटम्स जिनकी बॉन्डिंग हो रखी थी उनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस फाइंड किया एंड देन 2 के साथ हमने डिवाइड कर दिया। ओके जी, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रेडियस आपका आ जाएगा वंडर वॉल रेडियस। अब बेटा वंडर वॉल इंटरेक्शंस क्या होती हैं, क्योंकि आपने अभी तक पढ़ी नहीं है, तो ये आप 5th चैप्टर आपका जो है स्टेट्स ऑफ मैटर, उसमें फुल एक्सप्लेनेशन में सारी इंटरेक्शंस पढ़ोगे तो तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अभी के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि वंडर वॉल इंटरेक्शन आर द वीकेस्ट इंटरेक्शंस। सबसे वीक अगर 2 एटम्स में या मॉलिक्यूल्स में इंटरेक्शन हो सकता है तो वो वंडर वॉल होता है। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं, एक मॉलिक्यूल ये हो गया, दिस इज़ आर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल कंसिडर कर लो, हाइड्रोजन कैसे बनता है, 2 हाइड्रोजन एटम ओवरलैप करके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना देते हैं। अब ये हमारा एक और मॉलिक्यूल है, ये भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। अब इन दोनों मॉलिक्यूल में क्या फ़र्क है? अगर तो आपको कहा जाएगा कि कोवेलेंट रेडियस फाइंड कर दो, आप फटाफट से इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पता करोगे, हाफ के साथ डिवाइड कर दोगे, आ गया आपका जो है कोवेलेंट रेडियस। लेकिन अगर आपने पता करना है वंडर वॉल रेडियस, अब देखो 2 मॉलिक्यूल हैं, दोनों गैशियस मॉलिक्यूल्स हैं। गैसेज आपको पता ना रैंडमली इधर उधर मूव करते हैं मॉलिक्यूल्स, और ज़्यादा उनमें खास कोई अट्रैक्शन नहीं होती है, तो इसीलिए दोनों मॉलिक्यूल्स काफ़ी दूर दूर पड़े हैं। आपने क्या करना है, आपने किसी एक एटम का न्यूक्लियस कंसिडर करना है और दूसरे मॉलिक्यूल का जो एटम उसके सबसे पास होगा। अब देखो ये वाला नियर बाय है ना, दूसरा वाला तो दूर है। एक मॉलिक्यूल का एटम दूसरे मॉलिक्यूल के एटम के जो नियर बाय एटम है, दोनों के न्यूक्लियस का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लो और बाद में उसको 2 के साथ डिवाइड कर दो। अब ये जो आपके पास रेडियस आएगा दिस विल बी योर वंडर वॉल रेडियस। अब बेटा सिंपल सी बात है, वंडर वॉल रेडियस देखो इंटरेक्शन इतनी वीक है कि मॉलिक्यूल्स बड़ी दूर दूर हैं, और उनके बीच में जब आप ये हाफ डिस्टेंस करके फाइंड करोगे वंडर वॉल रेडियस, वो भी बड़ा ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास एक, होप आपको ये समझ में आ गया होगा, तो इसीलिए हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है विच इज़ इम्पॉर्टेंट वन। द क्वेश्चन इज़ वाई वंडर वॉल रेडियस इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन कोवेलेंट रेडियस। वंडर वॉल रेडियस हमेशा कोवेलेंट रेडियस से ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि कोवेलेंट रेडियस बनता है ओवरलैपिंग से, ओवरलैपिंग के कारण डिस्टेंस कम हो जाता है एटम्स में और रेडियस कम आता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं बेटा
वंडरवॉल रेडियस की, तो वंडरवॉल रेडियस में इंटरेक्शन इतनी वीक है कि मॉलिक्यूल बहुत दूर होते हैं, जिसकी वजह से उनका जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो भी ज़्यादा हो जाता है, और जब आप उसको हाफ से डिवाइड करोगे तो रेडियस भी क्या आएगा, ज़्यादा आएगा. सो डेफिनेटली वंडरवॉल रेडियस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस. क्लियर? ओके, नाउ द नेक्स्ट इज़ मेटेलिक रेडियस. अब मेटेलिक रेडियस किस बॉन्डिंग में आता है? ये होती है आपकी मेटेलिक बॉन्डिंग. मेटेलिक बॉन्डिंग हमेशा आपको मेटल्स को देखने में मिलेगी, नाम से ही क्लैरिफाई हो रहा होगा, है ना. तो क्या मतलब है इसका मेटेलिक बॉन्ड का? तो देखो बच्चे, जब भी कोई मेटल है, आपको पता ना वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देती है. तो मेटल जब भी कोई अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और ये न्यूक्लियस है सेंटर में. ठीक है, तो ये मैंने एक जो है मेटल क्रिस्टल ले रखा है, ये वाला एक ऐसा मेटल का पीस ले रखा है. इसमें बड़े सारे मेटल जो हैं एटम्स प्रेजेंट हैं. अब क्योंकि उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो इजीली क्या हो जाते हैं, लूज़ हो जाते हैं. तो लूज़ होने की वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर कहीं यहाँ पे घूम रहा होगा. हर एटम का इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद, और एटम्स के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव. हर मेटल के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव. तो इसका मतलब मेटेलिक बॉन्ड में दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, एक तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे आपके दीज पॉजिटिव आयंस, और इनको हम लोग बोलते हैं कर्नल्स. ठीक है, पॉजिटिव आयंस को क्या बोलते हैं, कर्नल्स. अब आपने फाइन, ये हर मेटल की यही सिचुएशन होगी, है ना. अब आपने फाइन क्या करना है, मेटेलिक रेडियस. कैसे फाइन करोगे? सिंपली जो आपके दो मेटल आयंस हैं, ठीक है, जो भी आपके दो मेटल आयंस हैं नियर बाय वाले, उनको कंसिडर करो, उनके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस चेक कर लो और उसको हाफ के साथ डिवाइड कर दो. सो दिस विल बी योर मेटेलिक रेडियस. ठीक है, तो हर एक रेडियस मोस्टली आप कैसे फाइंड कर रहे हो, जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है उसको 2 के साथ डिवाइड करके. सो यहाँ पे आपका मेटेलिक रेडियस आ जाएगा, राइट. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पे. अच्छा, ये कोवेलेंट रेडियस से ज़्यादा होगा या कम होगा? कोवेलेंट से तो डेफिनेटली ज़्यादा ही होगा, लेकिन वंडरवॉल जितना ज़्यादा कोई भी नहीं होता है. ठीक है, सो द नेक्स्ट इज़ आयनिक रेडियस. आयनिक रेडियस क्या होता है? ये आएगा आपका आयनिक बॉन्डिंग में. आयनिक बॉन्डिंग आपको पता ना, एक एटम जो होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, वही इलेक्ट्रॉन को कोई दूसरा जो एटम है वो क्या कर लेगा, गेन कर लेगा, जिसकी वजह से आपके पास केटाइंस एंड एनायंस बनते हैं. ठीक है, तो इसका मतलब ये आपका केटाइन हो गया, ये आपका एनाइन हो गया. तो इसका मतलब आयनिक बॉन्डिंग में दो आयंस तो होते ही हैं. एक होता है आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन और एक होता है आपका नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, एंड दिस वन इज़ नोन एज केटाइन एंड दिस वन इज़ नोन एज एनाइन. अब आयनिक रेडियस कैसे पता करना है? हम आयनिक रेडियस के लिए एक सिंपल सी चीज़ करते हैं हमेशा कि देखो, आपके पास अगर कोई भी आयन है, चाहे वो केटाइन है चाहे वो एनाइन है, उसके न्यूक्लियस से लेकर वो सारी डिस्टेंस जहाँ तक उसका इफ़ेक्ट हम फील कर सकते हैं, वो सारी डिस्टेंस जहाँ तक उसका इफ़ेक्ट फील किया जा सकता है, वो सारा उसका आयनिक रेडियस ही होता है. ठीक है, तो ये हो गया कि इट इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर of the nucleus to the point up to which its influence can be felt. अब देखो बेटा, मैंने जो ये केटाइन बना रखा है ना, ये स्मॉल बना रखा है, और जो एनाइन है वो लार्ज साइज़ का बना रखा है. इसके पीछे कोई लॉजिक? जब आप इन दोनों के इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस देखोगे ना, उसको 2 के साथ डिवाइड कर दोगे तो एग्जैक्टली इक्वल आते हैं जब आप 2 के साथ डिवाइड करते हो. लेकिन नहीं, जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होती है आयनिक बॉन्डिंग में, वो दो चीज़ का सम होती है. एक तो होता है उसमें रेडियस ऑफ केटाइन प्लस दूसरा होता है उसमें रेडियस ऑफ एनाइन. ठीक है, तो रेडियस ऑफ केटाइन और एनाइन को सम करके आपके पास टोटल इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बनती है. अब केटाइन जो है वो स्मॉल साइज़ का है और एनाइन जो है वो लार्ज साइज़ का है. वाई दिस इज़ सो? तो यही क्वेश्चन आपको करा जाता है, वाई द साइज़ ऑफ केटाइन इज़ स्मॉल. केटाइन का साइज़ स्मॉल क्यों है एज़ कम्पेयर टू एनाइन? तो देखो बेटा, ये था आपके पास एक एटम, है ना, इसने क्या कर दिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया और इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज. जब बेटा ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो आपको पता है ना
कि इलेक्ट्रॉन जब निकल जाता है, रिमूव हो जाता है, तो प्रोटॉन बड़े ज़्यादा रह जाते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। अब अगर इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, जो न्यूक्लियस है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को अब ज़्यादा टाइटली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण साइज़ क्या हो जाता है, रिड्यूस। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम रह गए, प्रोटॉन तो उतने के उतने ही हैं, तो प्रोटॉन अब ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेंगे इन इलेक्ट्रॉन्स को, जिसके कारण साइज़ रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें एनायन की, तो ये रहा आपका एटम, इसने बाहर से एक इलेक्ट्रॉन और गेन कर लिया सपोज़, तो अब ये इसका साइज़ और भी लार्ज हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही न्यू इलेक्ट्रॉन गेन करा तो इलेक्ट्रॉन हो गए ज़्यादा, न्यूक्लियस की पकड़ थोड़ी वीक होती जानी है, उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी कम होती जानी है, इलेक्ट्रॉन फैलते जाएंगे, और जिसके कारण जो एनायन है उसका साइज़ भी क्या आएगा, लार्ज। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसका मतलब सबसे छोटा साइज़ कैटायन का और सबसे बड़ा साइज़ एनायन का, और बीच में कौन आ जाता है, बीच में आ जाता है एटम। एटम का साइज़ कैटायन से बड़ा होता है, लेकिन उसके एनायन से हमेशा उसका साइज़ छोटा होगा। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चे इतना। ओके जी, तो नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास द फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। ओके बेटा, तो आपके पास कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करेंगे कि एटॉमिक रेडियस कम आएगा या ज़्यादा आएगा। ये दो फैक्टर्स को आपने अच्छे से समझना है और ध्यान में रखना है कि ये कौन से दो फैक्टर्स हैं जो एटॉमिक साइज़ को अफेक्ट कर सकते हैं। तो बच्चे सिंपल सी बात है, एटम में दो चीज़ें तो होती हैं, एक होता है न्यूक्लियस, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियस के साथ जो इफेक्ट रिलेटेड है उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज, और इलेक्ट्रॉन के साथ जो इफेक्ट रिलेटेड है उसको हम लोग कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। आज अगर इन दोनों ने ही तो इफेक्ट करना है, साइज़ और डिसाइड भी कौन करेगा। अब आते हैं सबसे पहली बात पे, न्यूक्लियर चार्ज। अब मेरे को बताओ, न्यूक्लियस का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है या नहीं है। न्यूक्लियस के पास जितना ज़्यादा प्रोटॉन्स होंगे वो उतना स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और जिसकी वजह से साइज़ छोटा होगा। सो अगर न्यूक्लियर चार्ज आपका हाई होगा तो जो आपका रेडियस है वो क्या आएगा, स्मॉल आएगा। क्लियर। और अगर हम बात करते हैं शील्डिंग इफ़ेक्ट की, शील्डिंग इफ़ेक्ट का मानना है कि बीच में इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट हैं, है ना। शील्डिंग इफ़ेक्ट कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स तो चेक कर लो कितने प्रेजेंट हैं, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उतनी ज़्यादा क्या होनी है, रिपल्शन होनी है, और जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है वहाँ तक न्यूक्लियस का टोटल चार्ज पहुँच ही नहीं पाएगा। ठीक है, अब जैसे इसको मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाती हूँ। जैसे मान लो आपके पास दो एटम्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ करे हैं, ठीक है। ये रहा न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन है जिसको इसने अट्रैक्ट करके रखना है, सबसे वैलेंस वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और एक और शेल है यहाँ पे जहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स और प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब रही बात इसकी, इस केस में क्या है, ये आपका न्यूक्लियस है, सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ये है, और बीच में यहाँ पे दो शेल्स और प्रेजेंट हैं, ठीक है। ये रहे दो शेल्स, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, सेकंड में 8 थे। अब बताओ कौन से इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। देखो बेटा, अगर हम फर्स्ट केस की बात करें ना, बिल्कुल फर्स्ट केस की, तो वहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, न्यूक्लियस के चार्ज को कवर कर लेंगे। जैसे अगर टीचर सपोज़ एक टेबल लेता है, उस पर कॉपी लेके लिखना स्टार्ट कर देता है कॉपी पेन के साथ, तो आपने टीचर के राउंड एक सर्कल बना लिया, आप कॉपी देखना स्टार्ट कर देते हो, आपको क्लियरली दिख रहा है कि टीचर क्या लिख रहा है। अगर मान लो और कुछ स्टूडेंट्स आ जाते हैं, वो आपके पीछे एक सर्कल बना लेते हैं, क्या उनको विजिबिलिटी ज़्यादा दिखेगी, विजिबिलिटी बड़ी कम होगी। उसके बाद में जो ग्रुप बनेगा उसकी विजिबिलिटी फर्दर कम हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा कौन देख सकता है, जो सबसे पहला ग्रुप है। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के नियर बाय होते हैं उनको न्यूक्लियस की फुल फोर्स मिलती है, फुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम दूर जाते हैं, जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, वो प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं, वो न्यूक्लियस के चार्ज को कवर कर लेते हैं, और बाहर सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन तक तो न्यूक्लियस का चार्ज बहुत कम पहुँचने देते हैं, ठीक है। होंगे न्यूक्लियस में 12 प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन बेचारे को लगेगा मेरे को 4 ही प्रोटॉन्स अट्रैक्ट कर रहे हैं,
है ना, कुछ ऐसा सिचुएशन है। तो देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे जो शील्डिंग इफेक्ट दे रहे हैं, जो रिपेल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कितने हैं टोटल? 10, 8 ये 2 ये, तो ये ज़्यादा रिपेल करेंगे और न्यूक्लियस का चार्ज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक नहीं पहुँचने देंगे। मीन्स इसका शील्डिंग इफेक्ट बड़ा ज़्यादा है। मोर द नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स मोर विल बी द शील्डिंग इफेक्ट, और इसका शील्डिंग इफेक्ट काफ़ी क्या होगा? कम होगा। बेटा देखो, जिसका शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है मीन्स वहाँ पे जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वहाँ तक फुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं पहुँच रहा, एज ए रिज़ल्ट उसका साइज़ हमेशा कम होगा, उसका साइज़ हमेशा ज़्यादा होगा। लेकिन जिसके पास इनर इलेक्ट्रॉन बड़े कम हैं, इलेक्ट्रॉन को अच्छा खासा न्यूक्लियस ने अट्रैक्ट करके रखा हुआ है, तो साइज़ डेफिनेटली क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये तो था बेटा आपका शील्डिंग इफेक्ट। अगर शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा तो रेडियस भी ज़्यादा ही होगा। शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होने का मतलब है कि इनर इलेक्ट्रॉन्स बड़े सारे प्रेजेंट हैं और वो साइज़ को इंक्रीज़ करने वाले हैं रिपल्शंस की वजह से। होप आपको दोनों फैक्टर क्लियर हो गए होंगे। न्यूक्लियर चार्ज रेडियस को क्या करता है? डिक्रीज़ करवाता है, और शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ करवाएगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जब हम अलोंग द पीरियड मूव करते हैं तब किसी भी प्रॉपर्टी में क्या चेंज आता है। अब तो सिर्फ हम एटॉमिक रेडियस डिस्कस कर रहे हैं ना, बाकी जितनी भी आपकी एडिशनल प्रॉपर्टीज़ आएंगी वो सब ऐसे ही डिस्कस होंगी। whenever we move along the period, how the property get affected, whenever we move down the group, how the property get affected। ठीक है, तो सबसे पहला हम कौन सा डिस्कस करने वाले हैं? वेरिएशन along the period। जब आप along the period मूव करते हो, यानी आप लेफ़्ट टू राइट मूव करते हो, तो साइज़ क्या होगा? कम होगा या ज़्यादा होगा? देन आपका आंसर क्या होना चाहिए? आंसर आपका होगा कि जैसे ही हम अलोंग द पीरियड मूव करते हैं साइज़ कॉन्टीन्यूसली क्या करता है? डिक्रीज़ करता है। साइज़ कॉन्टीन्यूसली क्या कर रहा है? डिक्रीज़। रीज़न क्या है? 2 ही तो फैक्टर हैं जो साइज़ डिसाइड करते हैं, न्यूक्लियर चार्ज एंड शील्डिंग इफेक्ट। अब देखो बेटा, अगर हम बात करें इन दोनों की तो आपके पास आएगा, ये देखो, सपोज़ मैं सेकेंड पीरियड की बात कर रही हूँ। सेकेंड पीरियड में फर्स्ट कौन है? लिथियम है, नेक्स्ट कौन है? बेरिलियम है, देन कौन है? बोरोन है। और ये देखिए, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है। इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और लास्ट में 1 होता है। यहाँ फर्स्ट शेल में 2, नेक्स्ट में 2, फर्स्ट शेल में 2, नेक्स्ट में 3। अब मेरे को कोई ये बताए कि जो इलेक्ट्रॉन न्यू एंटर हो रहे हैं वो कहाँ पे एंटर हो रहे हैं? हर टाइम कहाँ पे आ रहे हैं? हर टाइम वो सेकंड शेल में आ रहे हैं। और आपको पता है प्रोटॉन्स किसके पास सबसे ज़्यादा है? लिथियम के पास तो सिर्फ 3 प्रोटॉन्स होते हैं, बेरिलियम के पास 4 प्रोटॉन्स होते हैं, और बोरोन के पास 5 प्रोटॉन्स होते हैं। जिसके पास जितने ज़्यादा प्रोटॉन्स होंगे उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी स्ट्रांग होगी, है ना? तो साइज़ भी क्या होगा? कम होगा। इसका मतलब एज वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट द न्यूक्लियर चार्ज कॉन्टीन्यूसली इंक्रीजेज एंड इट विल डिक्रीज द साइज ऑफ द एटॉमिक रेडियस। तो न्यूक्लियर चार्ज लगातार इंक्रीज़ कर रहा है, एक फैक्टर तो हमारे पास ये है। अब शील्डिंग इफेक्ट भी तो चेक करना है। शील्डिंग इफेक्ट में कोई चेंज नहीं आने वाला। वाई बता सकते कोई? ये देखो, यहाँ पे भी इनर इलेक्ट्रॉन्स 2 ही थे, यहाँ पे भी 2 ही हैं, यहाँ पे भी 2 ही हैं। इनर इलेक्ट्रॉन्स तो 2 ही हैं, सबको 2-2 इलेक्ट्रॉन ही शील्ड कर रहे हैं, सबकी शील्डिंग सेम आएगी। तो इसका मतलब शील्डिंग इफेक्ट सेम है, इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिर्फ किसका इफेक्ट पड़ेगा? न्यूक्लियर चार्ज का। सो आप क्या मेंशन करोगे? एज वी मूव अलोंग द पीरियड द न्यूक्लियर चार्ज कॉन्टीन्यूसली इंक्रीजेज बट द शील्डिंग इफेक्ट रिमेन्स सेम, दैट्स वाई द एटॉमिक रेडियस विल डिक्रीज। क्लियर हो गया बेटा? इतना शील्डिंग इफेक्ट सेम रह रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ ही होता है, चाहे आप पीरियड वाइज मूव कर लो, चाहे आप ग्रुप वाइज मूव कर लो, इंक्रीज़ ही होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, तो इसका मतलब आपको इतना तो अभी समझ में आ गया है कि रेडियस डिक्रीज़ करता है,
अब आ गई बात एक्सेप्शंस की। व्हाट आर द एक्सेप्शनल केसेस? तो एक्सेप्शनल केसेस क्या है यहाँ पे? एटॉमिक रेडियस ऑफ ऑक्सीजन इज़ लार्जर देन नाइट्रोजन। अब मेरे को ये बताओ, जब हम अलॉन्ग द पीरियड मूव करते हैं तो कौन आता है? कार्बन, उसके बाद में नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन, देन क्या आ जाता है? नियॉन। अब पहले कौन आया? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से पहले नाइट्रोजन आया, ऑक्सीजन बाद में आया। और आपको पता है जब हम अलॉन्ग द पीरियड मूव करते हैं तो साइज़ क्या करता है? डिक्रीज़। इसका मतलब नाइट्रोजन का साइज़ लार्ज होना चाहिए था और ऑक्सीजन का साइज़ स्मॉल होना चाहिए था, लेकिन हो उल्टा रहा है, ऐसा हो ही नहीं रहा। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे रीज़न ये है कि ये एक्सेप्शनल केस जब भी आएगा कुछ और फैक्टर्स पे फोकस करो। तो फैक्टर आएगा इसका कॉन्फ़िगरेशन का। अब बेटा देखो, अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो आपको पता है कि जो नाइट्रोजन है उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 2p3। ठीक है, 2p3। 2p3 का क्या मतलब है? 3 p ऑर्बिटल्स हैं, सब में एक इलेक्ट्रॉन है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2p4। 2p4 का क्या मतलब है? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, फोर्थ कहाँ पे जाएगा? 2p में। जैसे ही वो 2p में गया, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए एक ही ऑर्बिटल में, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, है ना? अब जैसे एक घर में एक ही सपोज बच्चा है, वो किसके साथ लड़ेगा? किसी के साथ भी नहीं। अब उसी घर में 2 बच्चे होंगे तो वो डेफिनेटली लड़ाई तो होगी। तो यहाँ पे भी एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों का झगड़ा होगा, दोनों में रिपल्शन होगी। तो रिपल्शन जब होगी तो इलेक्ट्रॉन दूर दूर भागते हैं, जिसके कारण साइज़ क्या करता है? इंक्रीज़ कर सकता है। तो यहाँ पे रीज़न क्या है एनॉमलस बिहेवियर के पीछे? दैट एज वी मूव फ्रॉम नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन, as per electronic configuration the pairing of electron takes place, due to which interelectronic repulsions will be there and this will increase the size of the oxygen. लेकिन जैसे ही हम ऑक्सीजन के बाद में फ्लोरीन में जाते हैं तो फिर फर्दर रिड्यूस ही करेगा। तो सिर्फ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का उल्टा था। ठीक है, नाइट्रोजन का तो पूरे पीरियड में सबसे छोटा जो है एटॉमिक रेडियस होता है। होप आपको एनॉमलस केस जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। बेटा एनॉमलस केसेस मैं इसलिए बता रही हूँ, इंपॉर्टेंट यही हैं, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। कोई डायरेक्टली आपको ये नहीं पूछने वाला डिफाइन एटॉमिक रेडियस एंड एक्सप्लेन ऑल द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। ऐसा बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट चांसेस हैं कि ऐसा क्वेश्चन बने। मोस्टली आपको एनॉमलस केसेस में से क्वेश्चन पूछेंगे। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कोई और एनॉमलस केस। यस, एटॉमिक रेडियाई ऑफ नोबल गैसेज इज़ लार्जर। अब देखो, जैसे ही हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं, आपको पता है पहले लिथियम आएगा, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड सबसे लास्ट में कौन आता है? नियॉन। नोबल गैसेस तो आती ही सबसे लास्ट में है। हर पीरियड में सबसे लास्ट में कौन आएगी? नोबल गैस आएगी। तो नोबल गैस का जो आपको पता है ना, जब हम अलॉन्ग द पीरियड मूव करते हैं तो साइज़ क्या करता है? डिक्रीज़ करता है। तो इसका मतलब नोबल गैसेस सबसे लास्ट में आ रही हैं तो उनका साइज़ सबसे छोटा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। नोबल गैसेस का साइज़ सबसे छोटा होने की बजाय सबसे बड़ा है। सो एनॉमलस केस हो गया ना। क्यों बड़ा है भाई? तो सबसे लास्ट में रही हैं, सबसे कम होना चाहिए। सो नोबल गैसेस का तो हर एक में एक्सेप्शनल केस आने ही वाला है। ये पहले ही लिख के रख लो कि नोबल गैसेस हैं ही एक्सेप्शनल। तो रीज़न क्या है बेटा? नोबल गैसेस पहले ही क्लियर हो गया, गैसेज हैं। गैसेज मीन्स इनमें इंटरेक्शन जो है वो बहुत वीक होती हैं, है ना? और वीक होने का क्या मतलब है? वीक होने का मतलब है कि अगर इंटरेक्शंस वीक होंगी तो गैस के जो एटम्स हैं वो बड़ी दूर दूर होते हैं। एक यहाँ होगा, एक यहाँ पे होगा, क्योंकि गैसेज हैं। नियोन का एक अगर एटम यहाँ पे है ना तो दूसरा उसके पास में नहीं होगा, दूसरा बड़ी दूर होगा। यानी दोनों में बड़ी वीक फोर्सेस हैं। कौन सी हैं? वंडरवॉल फोर्सेस हैं। तो जिसके कारण जब आप इसकी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस फाइंड करोगे, फिर उसको 2 के साथ डिवाइड करोगे, तो आपको तो पता ही है वंडरवॉल रेडियस सबसे बड़ा होता है। तो रीज़न क्या है कि जो आपकी नोबल गैसेज हैं उनका हम वंडरवॉल रेडियस फाइंड करते हैं और वो बहुत लार्जर आता है। ठीक है, दूसरा रेडियस क्यों नहीं करते हैं? बॉन्डिंग तो करती नहीं है, समझ गए? सो दिस इज़ द रीज़न। होप इट इज़ क्लियर। ओके जी, अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। वेरिएशन डाउन द ग्रुप।
अब अगर अलोंग द पीरियड साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है तो डाउन द ग्रुप क्या होगा, इंक्रीज़ ही होगा। यानी कि अगर मैं फ़र्स्ट ग्रुप की ही बात कर लूँ, उसमें सपोज़ कौन कौन होता है फ़र्स्ट ग्रुप में, आपके पास लिथियम, उसके बाद में कौन आता है, सोडियम, फिर कौन आता है, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। ये सारे एलिमेंट्स डाउन द ग्रुप हैं। मैंने कोई एक ग्रुप उठा लिया है ना। सो एज़ वी मूव डाउन द ग्रुप, न्यूक्लियर चार्ज तो बेटा इंक्रीज़ होगा ही, है ना। न्यूक्लियर चार्ज हमेशा इंक्रीज़ होगा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, प्रोटॉन्स सबके इंक्रीज़ हो रहे हैं। इसके पास 3 प्रोटॉन्स हैं, 11 हैं, 19 हैं, 35 हैं, ठीक है। तो सबके पास जो है प्रोटॉन्स कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ कर रहे हैं। लेकिन क्या प्रोटॉन्स इंक्रीज़ होने से इनका साइज़ नहीं कम होना चाहिए? लेकिन न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज़ कर रहा है ना, एज़ वी मूव डाउन द ग्रुप। बट व्हाट अबाउट शील्डिंग इफेक्ट? शील्डिंग इफेक्ट का देखो, आपको पता है लिथियम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे एंटर करता है? लिथियम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो जाएगा सेकेंड शेल में। और अगर हम सोडियम की बात करें, फर्स्ट में 2 होते हैं, सेकेंड में 8 होते हैं और थर्ड में 1 होता है। अगर हम पोटेशियम की बात करें, 2, 8, 8, 1, एवरी टाइम द इलेक्ट्रॉन्स एंटर इन अ न्यू शेल। यहाँ पे फर्स्ट शेल में एंटर कर रहा है, यहाँ पे सेकेंड शेल, यहाँ पे सेकेंड शेल, थर्ड शेल एंड फोर्थ शेल। सो एज वी मूव डाउन द ग्रुप, न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज़ कर ही रहा है, जिसके कारण एटॉमिक साइज डिक्रीज़ करना चाहिए। बट शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि एवरी टाइम यहाँ पे हमारे पास जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। अगर इनर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे तो शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, और अगर शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा तो साइज़ इंक्रीज़ करेगा, है ना। और न्यूक्लियर चार्ज की वजह से साइज़ क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। यानी दोनों फैक्टर यहाँ पे जो है एप्लीकेबल हैं, और दोनों फैक्टर्स ऑपोजिट चल रहे हैं। एक साइज़ को डिक्रीज़ करवाना चाहता है, एक साइज़ को इंक्रीज़ करवाना चाहता है। तो फाइनली हम किसकी बात सुनेंगे? जो डोमिनेटिंग होगा, जिसका इफ़ेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, और वो है आपका शील्डिंग इफ़ेक्ट। शील्डिंग इफ़ेक्ट का इफ़ेक्ट न्यूक्लियर चार्ज के कंपैरेटिवली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, वो डोमिनेट करता है। दैट्स वाई एज वी मूव डाउन द ग्रुप, बोथ न्यूक्लियर चार्ज एंड shielding effect increases, but the increase in shielding effect dominates the increase in nuclear charge, and that's why atomic size increases. Clear हो गया बेटा? Okay, then here this is the last topic of atomic radius. ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, बट मैंने सोचा सारा टॉपिक इसी में कवर कर दूँ। सो द लास्ट टॉपिक इज़ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। अब मान लो आपके पास कुछ ऐसी स्पीशीज़ आ जाती हैं जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, यानी कि जिनके पास सेम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो फिर आप क्या करोगे? आप क्या उनके एटॉमिक रेडियस को कंपेयर कर सकते हो? डेफिनेटली कर सकते हो। अब देखो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, एक है मेरे पास ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, और एक है मेरे पास फ्लोरीन 1 नेगेटिव। आपको पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8, और 2 इलेक्ट्रॉन उसने गेन कर लिए, तभी -2 है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9, उसके ऊपर -1 चार्ज है, मीन उसने 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करा है। यानी टोटल इलेक्ट्रॉन हैं कितने दोनों के पास? 10. So these two are the isoelectronic species, the species having same number of electrons. तो इनके पास सेम इलेक्ट्रॉन है। अब बात ये आती है कि इनके साइज़ का कैसे हम डिसाइड करेंगे। तो बेटा देखो, इलेक्ट्रॉन सेम है यानी शील्डिंग इफेक्ट सेम है, वो तो दिक्कत ही ख़त्म हो गई। तो हमने सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे फोकस करना है? न्यूक्लियर चार्ज पे। हमने सिर्फ ये चेक करना है कि दोनों के पास प्रोटॉन्स कितने हैं। तो देखो, जो आपके पास ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन, उसके पास कितने प्रोटॉन्स होते हैं? ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, और उसके पास प्रोटॉन्स भी कितने होते हैं? 8। लेकिन फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, तो उसके पास प्रोटॉन्स भी कितने होते हैं? 9। एक के पास 8 प्रोटॉन्स हैं, दूसरे के पास 9 प्रोटॉन्स हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन दोनों के सेम हैं। तो क्या लगता है किसका साइज़ जो है वो स्मॉल होगा? जिसके पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स ज़्यादा होंगे, मीन्स उसका न्यूक्लियस बहुत ईजीली इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, और उसका साइज़ जो है वो स्मॉल हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू द अदर वन। ठीक है, तो ऐसे करके आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ का ईजिली फाइंड कर सकते हो। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ मीन्स इलेक्ट्रॉन सेम, सीधे प्रोटॉन्स पे आ जाओ, प्रोटॉन जिसके ज़्यादा उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, और एज ए रिजल्ट साइज विल रिड्यूस।
ठीक है। अब जैसे एक और एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। सपोज़ मैं आपको क्वेश्चन दूँ कि एक है मेरे पास मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव और एक है मेरे पास यहाँ पे सपोज़ नाइट्रोजन 3 नेगेटिव। दोनों में से किसका साइज़ लार्जर होगा? इलेक्ट्रॉन दोनों के काउंट कर लें। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 + 2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ कर दिए, पीछे कितने रह गए? 10। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर तो 7 होता है, लेकिन इसके ऊपर -3 चार्ज है, मीन्स इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। इलेक्ट्रॉन दोनों के पास सेम है, लेकिन प्रोटॉन सेम नहीं है। अब आपके जो मैग्नीशियम है उसके पास कितने प्रोटॉन्स हैं? वी हैव 12 प्रोटॉन। और नाइट्रोजन के पास कितने हैं? ओनली 7 प्रोटॉन। मोर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, स्ट्रॉन्गर विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड लेसर विल बी द एटॉमिक रेडियस। इसका साइज स्मॉलर होगा और इसका साइज लार्जर होगा। होप द टॉपिक इज़ क्लियर टू यू ऑल, राइट? सो नेक्स्ट टाइम किसी और प्रॉपर्टी के साथ मिलते हैं किसी वीडियो पे। बाय बाय, थैंक यू।